तुम विवेक मेहता के बेटे हो? मामा जी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, पर मैं हैरान हूँ ये जानकर कि आप लोगों को ये सब कैसे नहीं पता। मैंने हैरान होकर पूछा। मेरी बात सुनकर सब खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड शांत रहने के बाद मामा जी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा, हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते। बस इतना जान लो कि हम तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। मामा जी इतना कहकर मेरी बात टालना चाहते थे, पर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या रही है कि मैं ऐसे जवाब से कभी संतुष्ट नहीं होता। हालांकि मैंने मामा जी से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं उनके जवाबों का अंदाजा लगा चुका था। अगले दिन जब मैं गांव की सैर करने निकला तो एक बार फिर मेरी मुलाकात ईशिता से हुई। ईशिता स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही है, उसके पास करियाने का सामान है। मुझे देखकर वो मुस्कुराती है और मेरे पास आकर स्कूटी रोकती है। तुम यहाँ? ईशिता ने मुझसे हैरान होकर पूछा। मैं यूं ही टहलने के लिए घर से निकला था, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके, तो मैं चलती हूँ। यह कहकर वो मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो किया जो शायद उसे भी अजीब लगे। ईशिता, मैंने ईशिता को जाने से रोका। वो रुकी और उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ, कोई काम था? हाँ, वो गांव की सैर करनी थी, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ तो कर लो, किसने रोका है? उसने हैरान होकर पूछा। तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, मैंने समझाते हुए कहा। वैसे तुम्हारे मामा जी के दो बेटे हैं? वो ईशिता ने हैरान होकर कहा। हाँ, पर वो नहीं आए, मैंने समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे एक काम है, वो करके आती है। यह कहकर ईशिता वहां से चली गई। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझे टालकर गई है या समझाकर। और आखिरकार कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। उसका इस तरह टालना मुझे समझ नहीं आया, पर शायद ये जायज भी है। एक अनजान लड़का उससे ऐसी बातें करेगा तो वो टालना ही सही समझेगी। आखिरकार उसकी परवरिश एक गांव में जो हुई है। सिर्फ गांव की ही नहीं, इंडिया में शहरों की भी काफी लड़कियां लड़कों से दूर भागती है। उन्हें डर होता है कहीं समाज उनके चरित्र पर उंगली न उठाए या उनके परिवार को उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ा दे। भारत का संविधान भले ही सबको समान मानता है और सबको समान अधिकार देता है, पर समाज के कुछ लोगों की छोटी सोच इसको अमल में आने नहीं देती। इसलिए लड़कियां ना तो लड़कों को दोस्त बना पाती है और ना ही उनसे खुलकर बात कर पाती है। मैं लगभग आधे गांव की सैर करने के बाद एक घर के सामने से निकल रहा था कि तभी मुझ पर सर्फ वाले पानी की बौछार आई। पानी गिराने वाली लड़की डर गई और बर्तन उठाकर घर के अंदर भाग गई। मैं अपने कपड़ों को झाड़ रहा हूँ। क्या हुआ साहब, आपको भी भिगो दिया? लगभग 35 साल के एक व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। हाँ, पता नहीं कौन, मैं बोल ही रहा था कि तभी उस व्यक्ति ने मेरी बात काटकर कहा। मेरी बहन है साहब, हमेशा ऐसे ही करती है। ये भी नहीं देखती कोई आ रहा होगा, उसने समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। आप अंदर चलिए, आप काफी भीग चुके हो, उस व्यक्ति ने समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझाते हुए कहा। पर शायद कपड़े बदलने और मुंह धोने की जरूरत मैं भी समझ रहा था। इसलिए उस व्यक्ति की जिद करने के बाद मैं मान गया और उस व्यक्ति के साथ उसके घर के अंदर गया। इस छोटे से हादसे के दौरान मुझे एक दोस्त मिल गया।
शायद हर दोस्ती की शुरुआत ऐसे ही होती है। उसका नाम कुलदीप है, वो गांव में रहने वाला छोटा सा व्यापारी है। अंदर पहुंचने के बाद कुलदीप मुझे अपने कपड़े देकर वॉशरूम में भेज देता है। कुछ देर बाद मैं कपड़े बदलकर बाहर निकलता हूँ। आओ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनवा दी है, कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा। वो हॉल में सोफे पर बैठा है। मैं हल्का मुस्कुराकर कुलदीप के साथ जाकर बैठता हूँ। तभी कुलदीप की बहन शिखा रसोई घर से हमारे लिए चाय लेकर आती है। शिखा ने चाय मेज पर रखी और मेरी तरफ देखकर मुझसे माफी मांगी। कोई बात नहीं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप लोग पानी बाहर क्यों फेंकते हो? मैंने हैरान होकर पूछा। इसकी कोई वजह नहीं है, सब यही करते हैं, कुलदीप ने समझाते हुए कहा। सड़क पक्की हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे ठंडक मिलती है। पर कच्ची सड़क पर इस तरह पानी गिराना गलत नहीं है, मैंने हैरानी से पूछा। सब यही करते हैं, कुलदीप ने समझाते हुए कहा। यह उत्तर दोबारा सुनकर मैं शांत हो गया, क्योंकि यह सब करते हैं वाली बीमारी इंडिया में लगभग सबको है। बात को बदलने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। वैसे आपके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं नहीं, मेरी एक और बहन है, शिखा की बड़ी बहन। यह कहकर कुलदीप ने शिखा से पूछा, ईशा कहाँ है? कर रही होगी फोन में टाइम पास। और क्या करती है वो पूरा दिन? शिखा ने चिढ़कर कहा। ये दोनों ऐसे ही लड़ती है, कुलदीप ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हल्का मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ली। वैसे तुम ठहरे कहाँ हो? कुलदीप ने हैरान होकर पूछा। सर, मैं बोल ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से एक लड़की की आवाज आई। वो शिखा को डांट रही थी। मैं उसको देखकर हैरान था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि ईशिता है। ईशिता भी मुझको देखकर हैरान होती है और भागकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए? उसने हैरान होकर पूछा। आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये मेरी मेहरबानी से यहाँ पहुँचे हैं, शिखा ने इतराकर कहा। यह सुनकर हमें हंसी आ गई। ईशा, तुम जानती हो इन्हें? कुलदीप ने हैरान होकर पूछा। हाँ भैया, कल इनको ही लिफ्ट दी थी, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मतलब ये दुर्गा देवी के नाती है? कुलदीप ने हैरान होकर पूछा। हाँ, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। आप नहीं जानते हम कितने खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि दुर्गा देवी का नाती हमारे साथ हमारे घर पर बैठा है, कुलदीप ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आप खुद सोचिए, जो इंसान अपने माता पिता के नाम पर भी अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता, उसकी पहचान उसकी नानी के नाम से हो रही है। ऐसे में क्या जवाब दूं समझ नहीं आता। हालांकि मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि ये गांव वालों का प्यार और सम्मान ही है जो वे आज भी नानी और उनके परिवार को देते हैं। शायद मैं सच में बहुत लक्की हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा देवी का नाती हूँ। मैंने नानी को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, पर यहाँ आने के बाद लगता है मैं उनको महसूस कर रहा हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। समझ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ अपनी नानी से जुड़ी हर चीज उनके होने का एहसास दिलाती है, कुलदीप ने समझाते हुए कहा। हम बात कर ही रहे थे कि तभी मेरा ध्यान घर की दीवार पर लगी घड़ी पर गया। बहुत समय हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, मैंने समझाते हुए कहा। कुछ देर और बैठ जाते, कुलदीप ने शब्दों पर जोर देकर कहा। फिर कभी भैया, अभी जाना होगा। और आपके कपड़े मैं कल तक लौटा दूंगा, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक है, पर आते रहना, कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा।
यह सुनकर मैं मुस्कुराया और खड़ा हो गया। मेरे साथ वो भी खड़े हो गए। वहां से निकलने के बाद मुझे समझ आया कि मैं वहां से आना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उन लोगों से जुड़ गया था।